तो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। हाँ जी मित्रों, क्या हाल चाल है जी आप सबके। वेलकम 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 माय फ्रेंड, वेलकम वेलकम टू दिस स्पेशल रिवीजन सेशन ऑफ चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर सीए इंटर ऑडिट। एक अच्छे बच्चे की तरह जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए वीडियो को लाइक करके। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना और बस रेडी हो जाओ यार, रेडी हो जाओ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है अब आपने प्रिपरेशन एकदम शानदार वाली कर रखी है अपने आने वाले एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। तो मैं आपके साथ आ गया हूं ये प्यारी सी रिवीजन लेके, जहां हम एकदम बढ़िया फटाफट तरीके से चैप्टर नंबर 2 ऑडिट को एकदम बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेंगे। चैप्टर नंबर 2 ऑडिट स्ट्रेटेजी, प्लानिंग एंड प्रोग्राम। पहले सर एक बात बताओ, पहले कौन आया, अंडा आया या मुर्गी आई? मैंने कहा मुझे नहीं पता, बट ऑडिट में ये बात हम सबको पता है। सर क्या पता है? स्ट्रेटेजी पहले आई उसके बाद प्लानिंग आई। कम ऑन, स्ट्रेटेजी पहले आई उसके बाद प्लानिंग आई। सर प्लानिंग क्या होती है? मैंने कहा प्लानिंग इज नथिंग बट डिसाइडिंग इन एडवांस द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। दो तरह के ऑडिट प्रोसीजर जल्दी से बताओ कौन कौन से होते थे। सर ऑडिट प्रोसीजर दो तरह के एक यही होते हैं, एक होता है रैप, एक होता है फैप। रैप और फैप में फर्क क्या होता है ये हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सर रैप होता है ऐसे 315 रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। यानी मैंने क्या किया सर, मेरे को आईपैड खरीदना था तो मैंने बीबी सर को इंटरनल ऑर्डर भेजा, फिर बीबी सर ने 3 कोटेशंस ली। सर 3 कोटेशंस उन्होंने क्यों ली थी? क्योंकि उनको एक इंटरनल कंट्रोल लगाना था कि जो भी वो बाजार में से आईपैड खरीदे वो सही रेट पे खरीदे, ज्यादा रेट पे ना खरीदे। तो जो उन्होंने इंटरनल कंट्रोल्स लगाए उसको एज अ ऑडिटर मैं समझता हूं, उसको एज अ ऑडिटर हम समझते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। तो जब आप चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेते हो फॉर आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी कहीं पे रिस्क है कहीं पे कंट्रोल है, उस अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट को क्या कहते हैं? सर अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट को कहते हैं रैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। और उसके बाद जब हम एक्चुअल में टेस्टिंग करने जाते हैं उसको क्या कहते हैं? फैप, दैट इज फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तो बेसिकली आपकी ऑडिट प्लानिंग यही होती है। तो सबसे पहले सर सवाल आता है क्या ऑडिट प्लानिंग करना जरूरी है टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट? द आंसर इज यस। यही सवाल आपका एमटीपी मार्च 21 में आया था। अब सवाल उठता है सर प्लानिंग क्यों करे? तो ये कहता है ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क टू इनेबल हिम टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट इन अ एफिशिएंट मैनर। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। इसके लिए क्लाइंट की बिजनेस की नॉलेज जरूर ले लेना, क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज जरूर ले लेना। तो उसमें सर क्या क्या कवर करेंगे? तो ये कहता है प्लान शुड बी मेड टू कवर अमंग अदर थिंग्स। यही लाइन, यही सेम टू सेम लाइन आपको क्वेश्चन में मिलेगी और इसी से पहचानना है कि ये 4 पॉइंट्स आएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज लेनी है। सर एक बात बताओ, हम नॉलेज क्यों ले रहे हैं? हम इंटरनल कंट्रोल्स की, सिस्टम्स की नॉलेज क्यों ले रहे हैं? मैंने कहा ये देखने के लिए कि इन इंटरनल कंट्रोल्स पे हम रिलाय कर सकते हैं कि नहीं, इन इंटरनल कंट्रोल्स पे हम रिलाय कर सकते हैं कि नहीं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे होंगे, कम ऑन, अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे होंगे तो कंट्रोल रिस्क कम होगी। अगर कंट्रोल रिस्क कम होगी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम होगी। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है तो मैं टेस्टिंग ज्यादा करूंगा या कम करूंगा? सर टेस्टिंग कम भी करोगे तो भी काम चल जाएगा, टेस्टिंग कम भी करोगे तो भी काम चल जाएगा। यानी एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग कैन बी लेस, यू कैन रिड्यूस द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। क्या तीनों पॉइंट्स की लिंकिंग क्लियर है? हाँ सर। तो पहले हम नॉलेज लेते हैं ऑफ द क्लाइंट्स अकाउंटिंग सिस्टम्स एंड इंटरनल कंट्रोल। क्यों? ये देखने के लिए कि हम उन पे रिलाय कर सकते हैं कि नहीं। सर रिलाय करने से क्या होगा? ये पता चल जाएगा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म। और बताओ सारा काम खुद करोगे या थोड़ा काम किसी और से भी कराओगे? सर थोड़ा काम किसी और से भी कराएंगे तो उसके साथ कोऑर्डिनेट करके चलना। क्या ये 4 नंबर जेब में? जल्दी से सारे बच्चे चैट बॉक्स में, जल्दी से सारे बच्चे चैट बॉक्स में, क्या ये 4 नंबर जेब में गए? जल्दी से बताओ, क्या ये 4 नंबर जेब में गए? जल्दी से बताओ। ये सवाल आया तो 4 मार्क्स लेके आएंगे फटाफट सारे बच्चे। मैराथन रिवीजन ही चल रही है, ये मैराथन रिवीजन ही चल रही है। जल्दी से बताइए। कमॉन कमॉन कमॉन, एक एक करके सारे पेज निपटा देंगे, एक एक करके सारे पेज निपटा देंगे। डन सर। अब आ जाओ सर अगला सवाल, आईसीए का फेवरेट क्वेश्चन, आरटीपी नवंबर 21। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग?
किसी छोटे लल्लू पुल्लू बच्चे को बोलूंगा ना बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग बताओ, तो सोच में पड़ जाएगा। तुम बताओ क्या होते हैं बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग? सर प्लानिंग का बेनिफिट है कि बाकी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी चकाचक होंगे, बाकी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी चकाचक होंगे। प्लस जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें भी प्लान करके पता चल जाता है कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, यहां पे फोकस करके चलना है, और ये प्रॉब्लमेटिक एरियाज है, यहां पे ज्यादा समय लगाना है। तो यही ये पॉइंट कहता है, बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग आर अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज, आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर ये समझ आती है। अब अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो बाकी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी अच्छे से हो जाएंगे। सर बाकी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजिंग, सिलेक्शन, डायरेक्शन और कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की जगह हमने लिखा कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग की जगह हमने लिखा कोऑर्डिनेशन। मुस्कान के आंसर से मेरे चेहरे पे भी मुस्कान आ गई। वेरी वेरी गुड मुस्कान, तुम कितनी अच्छी बच्ची हो। तो सबने एकदम बिल्कुल सही बताया। सर क्या हमको यहां पे सिर्फ 4-5 बातें ध्यान रखनी है? क्या? सबसे पहले तो अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स एंड टाइमली हम प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे। बाकी 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या थे? बड़े सिंपल से थे सर, कुछ भी नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, स्टाफिंग करेंगे यानी सिलेक्शन करेंगे प्रॉपर स्टाफ की, उसके बाद उसको डायरेक्ट करके चलेंगे एंड आखिरी में कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। तो प्लीज आप इन बातों को एक बार रीड कर लेना। दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। अब आता है सर सवाल ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का काम क्या है? इट सेट्स द एसटीडी ऑफ ऑडिट। बोलो मेरे साथ, इट सेट्स द एसटीडी ऑफ ऑडिट, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। यानी एज अ ऑडिटर आपने कितने ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी है, जो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी है उसमें आपने क्या क्या कवर करना है, कब तक रिपोर्ट सबमिट करनी है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, ये सारी बातें स्ट्रेटेजी बताता है। मैंने पहले ही बोला था अंडा पहले आया या मुर्गी आई हमको नहीं पता, बट पहले स्ट्रेटेजी आई फिर प्लानिंग आई। कम ऑन, पहले स्ट्रेटेजी आई फिर प्लानिंग आई। तो इट सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, ये हम सबको पता है। अब आईसीआई का फेवरेट सवाल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के 5 पॉइंट्स बताओ। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के 5 पॉइंट्स बताओ। तो मैंने कहा सबसे पहले तो ये स्कोप बताती है, सबसे पहले तो ये स्कोप बताती है कि एज अ ऑडिटर मुझे क्या क्या चीजें कवर करके चलनी है। सर स्कोप का मतलब क्या था? कितनी रिपोर्ट्स इशू करनी है। कम ऑन, कितनी रिपोर्ट्स इशू करनी है, कब कब इशू करनी है, यानी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड द नेचर ऑफ कम्युनिकेशंस रिक्वायर्ड। अब जितनी रिपोर्ट्स उतने एफर्ट्स, जितनी रिपोर्ट्स उतने एफर्ट्स। सर हमारे एफर्ट्स मतलब फैक्टर्स दैट इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। अब एफर्ट्स को बढ़ाओगे या कम करेंगे? सर कम करेंगे। कम करने के लिए सारे बच्चे बताओ कौन से गाने पे डांस करेंगे? हम अगर एफर्ट्स को कम करना चाहते हैं तो कौन से गाने पे डांस करेंगे? गौतम मित्तल होशियार। सर क्यों? क्योंकि बंदे ने गाने का नाम सही बताया, पिया पिया ओ पिया पिया, लर्न विद फन, पिया पिया ओ पिया। यानी हम करेंगे प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी और जो पास्ट के एफर्ट्स है उनको यूज करेंगे। यानी थर्ड पॉइंट क्या था? नॉलेज गेन्ड ऑन अदर एंगेजमेंट एंड एंड में पता चल जाएगा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। शाबाश शाबाश शाबाश, आनंद ने भी आनंद ले लिया। अब सर अगला सवाल, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी। मैंने कहा बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी बड़े सिंपल है, जो आपका कंक्लूजन निकला था पिछले आंसर में उसी से कंटिन्यू करना है। यानी आपने क्या निकाला था? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट रिसोर्सेज, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। इसी से अपने बेनिफिट्स बना लो। बेनिफिट्स कैसे बना ले सर? नेचर का क्या मतलब है? हमको कैसे चाहिए, नालायक या क्वालिटी वाले? सर क्वालिटी वाले। टाइमिंग मतलब किस टाइम पे ऑडिटर को अपनी टीम में लोग चाहिए? सर हमको जनरली एंड में चाहिए होते हैं, की कट ऑफ डेट्स पे, ठीक है सर। एक्सटेंट मतलब कितनी क्वांटिटी चाहिए वो भी बता दो। और जब ये सब इकट्ठे हो जाए इनको मैनेज कर लो, जब ये सब इकट्ठे हो जाए इनको मैनेज कर लो, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इन्हीं 4 बातों को आपने ध्यान में रखना है सर। क्या? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट, क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? सुमित अग्रवाल, May 24 के एग्जाम्स आने वाले हैं, रेडी हो जाओ। सर ऐसा क्यों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होता है, ठीक है, 200 पेज के नोट्स दिए मात्र, उसमें भी तुम इंपॉर्टेंट करोगे तो क्या होगा तुम्हारा? रिलैक्स, चिल एंड स्टडी इट वेल, स्टडी विद स्मार्टनेस। ओके ब्रो, गॉट इट सर, समझ गया सर, शाबाश सर। अब आ जाओ एग्जाम्पल्स पे। आईसीआई इतनी नटखट है ना, कुछ भी पूछ लेती है, मैं सच्ची बता रहा हूं, कुछ भी पूछ लेती है, कुछ भी। मतलब पता है कभी क्या करती है ना, ये हेडिंग उठा के दे देगी, बोलेगी 3 पॉइंट्स बताओ, सारे बच्चे इधर देख रहे हैं फिर उधर देख रहे हैं। तेरे को आता है क्या?
कहता है ये ऑडिट का क्वेश्चन है, मुझे तो ये बताओ, मुझे तो EISSM का लग रहा है। कहते EISSM, कहता हाँ वो भी नहीं पढ़ के आया मैं। तो भाई साहब इन चीजों को थोड़ा ध्यान से करके जाना, कुछ भी पूछ लेती है ICI तो ध्यान से चलेंगे, ठीक है सर। सबसे पहला सवाल जो हमने ऊपर टॉपिक्स डिस्कस करे उनको अब खोलना शुरू करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स स्कोप। स्कोप का मतलब है कितनी चीजें कवर होंगी। तो हमने इस पॉइंट को इतनी ध्यान से रखा था कि क्या दो चीजें स्कोप बढ़ाएंगी एक कम करेगी। कम ऑन, दो चीजें स्कोप बढ़ाएंगी एक कम करेगी। सर दो चीजें क्या थी? एक तो हमारे बिजनेस की ढेर सारी सब्सिडरियां। कम ऑन, हमारे बिजनेस की ढेर सारी सब्सिडरियां। सर ढेर सारी सब्सिडरियां मतलब एक्सपेक्टेड ऑडिट कवरेज, नंबर एंड लोकेशंस ऑफ कंपोनेंट्स टू बी इंक्लूडेड। जितनी सब्सिडरियां उतना ऑडिटर का स्कोप बढ़ेगा। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। मैंने कहा एक तो हमारी सब्सिडरियां, एक हमारे बिजनेस के अंदर ही अलग अलग सेगमेंट हो सकते हैं, जैसे कि रिलायंस का टेलीकॉम सेगमेंट, रिटेल सेगमेंट, पेट्रोलियम सेगमेंट। तो यहां पे हमारा क्या आएगा? नेचर ऑफ द बिजनेस सेगमेंट्स टू बी ऑडिटेड। तो एक कंपोनेंट्स हो गए, एक सेगमेंट्स हो गए। सर इन दोनों से तो काम बढ़ गया, तीसरा हमको काम रिड्यूस करना है, तो एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस ऑडिट। तो इससे हमारा काम कम हो गया। अब आता है सर सवाल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स का। इस सवाल के अंदर ही जवाब छुपा है, इस सवाल के अंदर ही जवाब छुपा है, यानी ascertain the reporting objectives of the engagement to determine the timing of audit and nature of communication required। मैंने कहा सवाल पढ़ो, जवाब इसी में मिलेगा। सर कैसे? अरे देखो, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, टाइमिंग ऑफ ऑडिट, दोनों को मिलाया तो क्या बन गया? सर दोनों को मिलाया तो बन गया टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग। अब इसके बाद सवाल क्या है? कम्युनिकेशन। किसके साथ करोगे? मैनेजमेंट के साथ। किसके साथ करोगे? मैनेजमेंट एंड TCWG के साथ। तो उनसे बात करने के लिए आपके दोस्त तो नहीं है कि कॉल मिला दिया, नहीं सर, तो उनके साथ मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। कम ऑन, कॉल तो नहीं मिला सकते तो मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, यानी ऑर्गेनाइजिंग द मीटिंग्स विद द मैनेजमेंट एंड TCWG। अब जब मीटिंग का मौका मिला है तो दो दो डिस्कशन कर लो। कम ऑन, एक नहीं दो नहीं, प्यारी प्यारी स्कीम मिली है, दो दो डिस्कशन करेंगे। सर दो दो डिस्कशन कौन सी? डिस्कशन अबाउट द टाइप एंड टाइमिंग ऑफ द रिपोर्ट, डिस्कशन अबाउट आज की डेट में ऑडिट का स्टेटस क्या चल रहा है, आज की डेट में ऑडिट का स्टेटस क्या चल रहा है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। एंड लास्ट पॉइंट अबाउट दिस वाज पिया एंड नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज। सर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड नॉलेज गेन्ड ऑन अदर ऑडिट्स एंड एंगेजमेंट परफॉर्म से हमको क्या देखना था? देखो सिंपल सी बात है, ध्यान से समझना। मैंने अभी ऑडिट स्टार्ट किया है, मैंने अभी ऑडिट स्टार्ट किया, तो सबसे पहले मैं प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में क्या करूंगा? सर आप एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स देखोगे। जो एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स हैं ये कितने इफेक्टिव है। कम ऑन, जो एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स हैं ये कितने इफेक्टिव है। सर अगर ये पिछली बार इफेक्टिव नहीं थे और इनमें डेफिशिएंसी थी, तो देखो डेफिशिएंसीज को लेके इन्होंने क्या उन पे एक्शन लिया? क्या इन्होंने उन पे एक्शन लिया? अगर एक्शन नहीं लिया, चैट बॉक्स में बताओ, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम होगी या ज्यादा होगी? जल्दी से बताओ। अगर इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में सबसे पहले तो मैं इंटरनल कंट्रोल्स ही देखूंगा, अगर इन्होंने एक्शन नहीं लिया तो क्या होगा? डेफिशिएंसी कम होगी या ज्यादा होगी? सर डेफिशिएंसी ज्यादा होगी, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होगी? कम या ज्यादा? जल्दी से बताओ। इफ द कंट्रोल्स आर डेफिशिएंट, रोमम विल बी लेस और मोर? ज्यादा होगी। सर क्यों? क्योंकि अगर कंट्रोल्स में डेफिशिएंसी है तो कंट्रोल रिस्क ज्यादा होगी, कंट्रोल रिस्क ज्यादा होगी तो रोमम ज्यादा होगी। तो पहले पॉइंट से ही सेकंड पॉइंट कनेक्टेड है। और इधर देखो, आप पता नहीं कहां देखते रहते हैं। अगर एक्शन लिया, डेफिशिएंसी की बैंड बजा दी, तो क्या मैं कंट्रोल्स पे रिलाय करूं? जल्दी से बोलो, क्या मैं कंट्रोल्स पे रिलाय करूं? बोलो, क्या मैं कंट्रोल्स पे रिलाय करूं? हाँ सर, हाँ, यही करना पड़ेगा। अगर कंट्रोल्स को ठीक कर दिया गया है तो आप बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस में बड़ी बड़ी वॉल्यूम पे खेल सकते हो, यानी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस वेयर द ऑडिटर में डिटरमाइन इट टू बी मोर एफिशिएंट टू रिलाई ऑन द कंट्रोल्स। क्या ये पूरा टॉपिक क्लियर है? हाँ सर, बस हमको थोड़ा दिमाग लगा के कनेक्ट करके चलना था। लास्ट पॉइंट आ जाता है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज। इसको सिंपल सी बात ऐसे याद रखना, जहां पे भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है वहां पे ज्यादा क्वालिफाइड लोग लगाने पड़ेंगे, एक्सपीरियंस लोग लगाने पड़ेंगे और टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। क्लियर है? प्राची कह रही है नो। किस बात का नो? नो किस लिए बोला तुमने? रिलाय करेंगे ना अगर कंट्रोल अच्छे है तो, नालायक। ठीक है, अब आता है सर डिस्क्रिप्शन और कंटेंट ऑफ द ऑडिट प्लान। क्या हमने क्लास की शुरुआत यहीं से करी थी? हाँ सर। ऑडिट प्लान क्या है?
नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। दो तरह के प्रोसीजर होते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो यहां पे इन्हीं की बात की है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ऐसे 315, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर at assertion level that is your SA 330 and other audit procedures as per the other standards on auditing। क्या इतनी बातें क्लियर है? हाँ सर ये बात क्लियर है। अब आ जाओ सर यहाँ पे देखो गेम क्या है। इसके बाद इन्होंने बड़ी सिंपल सी बात बोली जो हमको ऑलरेडी पता है, ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड देन ऑडिट स्ट्रेटेजी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि ऑडिट प्लान के अंदर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर आता है। ठीक है सर। अच्छा, प्लानिंग इज अ वन टाइम प्रोसेस और अ कंटिन्यूअस प्रोसेस? सर इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द ऑडिट। सर थ्रू आउट द ऑडिट का क्या मतलब है? पहले रैप की प्लानिंग, फिर फैप की प्लानिंग, फैप में भी कुछ फैप की प्लानिंग पहले, कुछ की बाद में। कम ऑन, पहले रैप की प्लानिंग, फिर फैप की प्लानिंग, फैप में भी कुछ एरियाज की एग्जीक्यूशन पहले हो जाएगी और बाकियों की प्लानिंग लेट शुरू होगी। इसका एग्जांपल हमने क्लास में डिस्कस किया था, कैश एंड बैंक का हमने कुछ डिस्कस किया था कि कैश एंड बैंक की एग्जीक्यूशन हो चुकी थी और बाकी एरियाज को अभी तक छुआ भी नहीं था। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। अब आ जाओ सारे के सारे बच्चे अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, सारे बच्चे इन द चैट बॉक्स RTP May 21, ताकि मुझे लगे कि भाई हाँ आप सब भी मेरे साथ साथ चल रहे हैं। कम ऑन, वेरी गुड मुस्कान। 315, 330 अदर, फिर उसके बाद दो मसालेदार पॉइंट फालतू वाले कि प्लानिंग थ्रू आउट द ऑडिट होती है, उसके हमने 3 एग्जांपल दे दिए, पहले रैप फिर फैप, फैप में भी कुछ पहले बाकी बाद में। वेरी गुड। अंडरस्टैंडिंग किसकी लेंगे? सर फैब्रिन। फैब्रिन का क्या मतलब था? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अकाउंटिंग पॉलिसी, बिजनेस रिस्क, रेलिवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड अदर रिक्वायरमेंट्स एंड का मतलब था नेचर ऑफ द एंटिटी। अब एक एक पॉइंट को उठा के खोलना शुरू करो। सर रेलिवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में बताओ। मैंने कहा बड़ा सिंपल है। क्या तुमने पोर्टर के 5 फोर्स एनालिसिस के बारे में सुना है? हाँ सर, हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ा था। वेरी वेरी गुड। अब उसी के हिसाब से करो। इंडस्ट्री का क्या मतलब है? पीछे वाले, साइड वाले। कम ऑन, पीछे वाले, साइड वाले। सर पीछे वाले आगे वाले कौन है? मैंने कहा पीछे वाले आगे वाले बड़े सिंपल हैं, एक हो गया सप्लायर, एक हो गया कस्टमर। साइड वाले कौन है? मैंने कहा कॉम्पिटिटर। तो हमें कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट देखना है, सप्लायर एंड कस्टमर रिलेशनशिप देखनी है। वेरी गुड। उसके बाद सर क्या करना है? मैंने कहा उसके बाद आपने रेगुलेटरी एनवायरनमेंट देखना है, यानी इफेक्ट ऑफ द रेगुलेशन ऑन द एंटिटीज ऑपरेशन एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स में हम एयरटेल का एग्जांपल ध्यान रखेंगे। सर क्या 5G आ गया, यानी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो गई और 5G ज्यादा बिजली खाता है, एनर्जी सप्लाई एंड कॉस्ट। क्या RTP May 20 क्लियर है? हाँ सर। अब आ जाओ नेचर ऑफ द एंटिटी। सर नेचर ऑफ द एंटिटी मतलब वो क्या धंधा करती है, दैट इज द नेचर ऑफ ऑपरेशंस। उसमें किसने पैसे लगा रखे हैं, यानी नेचर ऑफ ओनरशिप। उसने किसमें पैसे लगा रखे हैं? टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, प्लस वो किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड एंड फाइनेंस्ड है, यानी आप उसके कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करोगे, डेट इक्विटी रेशियो की बात हो जाएगी। क्या नेचर ऑफ द एंटिटी क्लियर है? हाँ सर। सबसे पहले क्या आएगा? ऑपरेशंस। ऑपरेशंस के बाद उसमें किसने पैसे लगाए, उसने किसमें पैसे लगाए। ठीक है, ता धिन धिन दा। कम ऑन, ता धिन धिन दा। बड़ा सिंपल है। उसमें किसने पैसे लगाए, उसका ओनर कौन है, इसमें किसने पैसे लगाए, इसकी इन्वेस्टमेंट्स क्या है, एंड लास्ट में आ जाएगा द वे द एंटिटी स्ट्रक्चर्ड एंड फाइनेंस्ड। वेरी वेरी इजी। फिर अकाउंटिंग पॉलिसी वाला पॉइंट हम सबको पता है, सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी और उनमें चेंज क्यों किया गया। देन सर एक सवाल आ सकता है बिजनेस रिस्क का, इसी पे 3 नंबर ऐसे आपसे पूछ सकता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। मैंने कहा बिजनेस रिस्क ये है कि बिजनेस ही बंद हो जाए। सर बिजनेस क्यों बंद हो जाएगा? बिजनेस का खून खत्म हो गया। कम ऑन, बिजनेस का खून खत्म हो गया। व्हाट इज द ब्लड टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन? सर फाइनेंस। जो फाइनेंस है वो फाइनेंस ही खत्म हो गया। मैंने कहा फाइनेंस जो उसका फ्यूल होता है वो चला गया, यानी लॉस ऑफ फाइनेंसिंग, सो इनएबिलिटी टू मीट द फाइनेंशियल कोवेनेंट्स। क्या ये पॉइंट समझ आता है? हाँ सर। गौतम ने तो सारे पॉइंट्स लिख दिए। फाइनेंस गया, प्रोडक्शन गई। कम ऑन, फाइनेंस गया, प्रोडक्शन गई। सर प्रोडक्शन का क्या पॉइंट था? ये प्रोडक्शन ऑप्टिमम लेवल पे नहीं कर रहे। क्या मतलब सर? या तो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, बहुत कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनसफिशिएंट और एक्सेसिव प्रोडक्शन कैपेसिटी। क्लियर है? क्लियर है सर। अब प्रोडक्शन ही नहीं तो प्रोडक्ट भी कहां से आएगा? वाह सर क्या उच्च विचार है। मैंने कहा हाँ, जब प्रोडक्शन ही नहीं तो प्रोडक्ट कहां से आएगा? तो प्रोडक्ट टेक एंड सर्विस की बात करेंगे। जो इनके प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी और सर्विस है वो अप टू डेट नहीं है। अब प्रोडक्ट भी नहीं, प्रोडक्शन भी नहीं, तो आदमी क्या करे? आदमी मतलब पर्सोनल। तो ये कहता है लैक ऑफ पर्सोनल विद द एक्सपर्टीज टू रिएक्ट टू द चेंजेस ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में चीजें नई नई आ रही हैं, आजकल तो ब्लॉकचेन आ गया,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, बट इस पर्सोनल में इंटेलिजेंस ही नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो दूर की बात है। तो ऐसे पर्सोनल भी बिजनेस की बैंड बजाते हैं। एंड लास्ट पॉइंट क्या रहेगा सर? लास्ट पॉइंट तो बड़ा सिंपल है, ये सब रिलायंस की वजह से हुआ है। ये सब कहां हो रहा है? एयरटेल में। याद है ऊपर वाले पॉइंट में बताया था? हाँ, तो ये सब रिलायंस की वजह से हो रहा है। रिलायंस का मतलब क्या है? आपने रिलाय कर लिया सर किसके ऊपर? की सप्लायर, प्रोडक्ट और ओनर पे, यानी आप किसी एक पर्टिकुलर सप्लायर के भरोसे रह गए, आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के भरोसे रह गए और वो प्रोडक्ट धोखा दे गया, तो फिर आपके बिजनेस की बैंड बच जाएगी। ठीक है, सो रिलायंस ऑन अ की सप्लायर, प्रोडक्ट और ओनर। डन डनाडन डन। तो यहां पे हमारा पार्ट कवर हो जाता है। लास्ट पार्ट ऑफ ऑडिट प्लानिंग जितना मुझे समझ आता है वो है ऑडिट प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये आंसर तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बता ही दो। ऑडिट प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये वाला आंसर जल्दी से बता दो। सारे एसेज एक बार लाइन से लिख दो, जल्दी से सारे के सारे बच्चे एक बार सारे एसेज लाइन से लिख दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। शाबाश, पानी के दो दो घूंट लगाओ और एसेज जल्दी से लिखते जाओ फटाफट। मैंने कहा था पहला वाला याद रखना बस, 520 एनालिटिकल प्रोसीजर। फिर क्या करेंगे? जो अक्षय कुमार करता है इधर की उधर, वो कौन करता है? लॉयर, यानी लॉज एंड रेगुलेशंस वाला ऐसे 250। 520 के बाद क्या आएगा? 320, 620। ठीक है सर। सर 420 वो तो तुम हो, वो नहीं आएगा। ठीक है, तो 320 मटीरियलिटी, 620 मैंने बता दिया था ऑडिटर एक्सपर्ट, एंड लास्ट में आता है सर अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। वेरी गुड कशिश, वेरी गुड प्राची, वेरी गुड गौतम, वेरी गुड श्रेष्ठ। शाबाश मेरे दोस्तों। वसंता बदिमती, आहा सॉरी मैंने गलत बोला, बम्मीदीपति, शाबाश शाबाश खुशी, शाबाश। अब सर एडिशनल कंसीडरेशन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, शायद ये सवाल आपसे पूछा ना जाए क्योंकि 2 ही पॉइंट से 2 नंबर का क्वेश्चन आता नहीं, बट फिर भी समझ के चलते हैं। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में क्या 2 बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो ऑडिट एक्सेप्ट करते वक्त कुछ चेक करेंगे सर, क्या? सेकी। सेकी का क्या मतलब होता था? सिग्निफिकेंट मैटर्स, एथिकल रिक्वायरमेंट, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम एंड रिसोर्सेज एंड इंटीग्रिटी। हिंट ऐसे 220 SQC1 जो आपने चैप्टर नंबर 1 में मेरे साथ पढ़ा। दूसरी चीज कम्युनिकेशन विद द प्रीडिसेसर ऑडिटर, ये हम सीए फाइनल में प्रोफेशनल एथिक्स में सीखते हैं। अब सर एक बात बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज फोकस करके चलेंगे, डोंट डू द बदमाशी हियर। क्या हम ऑडिट प्लानिंग के डिसीजंस को चेंज कर सकते हैं, या एक बार जो प्लान बन गया वो बन गया? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बताओ, जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बताओ, क्या एक बार जो प्लान बन गया या फिर उसमें आप चेंजेस कर सकते हो? फटाफट एक बार बताओ। प्लीज टेल मी। जल्दी से बताओ तो मजा आ जाएगा। कर सकते हैं सर, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब ध्यान से समझ लो, ये कहता है कि आप ऑडिट कर रहे थे, अचानक कोरोना आ गया, ठीक है, कोविड-19 आ गया, तो सर क्या हो गया? अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया। ऑडिटर घर पे बैठा है, मैनेजमेंट मजे में बैठी है, मस्त ऑडिट चल रहा है। क्या सारे हालात बदल गए? हाँ सर हालात बदल गए। तो इट कैन बी ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट, चेंजेस इन द कंडीशन, प्लस कभी कभार एज अ ऑडिटर हो सकता है आपको झटका लगे। सर झटका क्यों लगेगा? आप सोच रहे थे कंट्रोल्स बड़े अच्छे हैं, बट कंट्रोल्स में गड़बड़ निकली। सर आपको कैसे पता कंट्रोल्स में गड़बड़ है? आपने एविडेंस लिया, आपने एविडेंस लिया कि कंट्रोल्स में गड़बड़ है, यानी कंट्रोल रिस्क ज्यादा है, यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है। सो देयर कैन बी अ सिचुएशन when information comes to the auditor that is different from the information available when he planned the audit procedure। जब वो रिस्क असेसमेंट कर रहा था तब उसको लग रहा था कंट्रोल्स तो बड़े अच्छे हैं, बट कंट्रोल्स तो नालायक निकले। तो सर ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा? उसको अपनी रिस्क को रिवाइज करना पड़ेगा। अगर रिस्क रिवाइज हुई यानी 315 रिवाइज हो गया, तो कौन सी चीज अब रिवाइज होगी? 330। सर 330 यानी फैप रिवाइज होगा। तो आपने बस ये प्रोसीजर ध्यान रखना है कि हो सकता है ऑडिटर को पता चले कंट्रोल्स आर नॉट दैट इफेक्टिव, इस वजह से ही हैज टू रिवाइज द रिस्क। क्योंकि रिस्क रिवाइज हुई, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर रिवाइज होंगे, क्योंकि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर रिवाइज होंगे तो क्या होगा? उसको अपनी स्ट्रेटेजी भी रिवाइज करनी पड़ेगी, ऑडिट प्लान भी रिवाइज करके चलना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। अब सर अगला सवाल आता है, बहुत ही टुचुम मुचुम सवाल है, 4 नंबर का सवाल आ सकता है। डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू किस पे डिपेंड करता है? तो मैंने कहा सबसे पहले तो एंटिटी पे। जो हमारी एंटिटी है वो कैसी है? साइको एंटिटी। बोलो मेरे साथ, साइको एंटिटी। साइको का मतलब है साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। अब नीचे नीचे आते जाना। सर एंटिटी के बाद आप बताओ आप कौन सा एरिया ऑफ ऑडिट कर रहे हो?
उस एरिया में क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। मैंने कहा सारी चीजें भाड़ में गई, ये बताओ काम कौन कर रहा है। ठीक है, जो बंदा काम कर रहा है वो कितना कॉम्पिटेंट और केपेबल है। तो यही बात आपने बस ध्यान रखनी है, 4 बातें ध्यान रखना। सबसे पहले क्या, एंटिटी, एंटिटी का एरिया, एरिया की रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अब काम कौन कर रहा है। तो यही 4 बातों पर डिपेंड करेगा आपको सामने वाले को कितना डायरेक्ट सुपरवाइज और रिव्यू करने की जरूरत है। क्लियर है बॉस, क्लियर है सर। अब लास्ट टॉपिक आ जाता है डॉक्यूमेंटिंग द ऑडिट प्लान। सारे के सारे बच्चे जल्दी से बताओ, डॉक्यूमेंटिंग द ऑडिट प्लान के लिए हमने क्या चार्ट बनाया था। क्या हमने इस पे कोई चार्ट बनाया था क्या सर। घोड़े जैसी चाल हाथी जैसी दुम, ओ सावन राजा कहां से आए तुम। हाँ सर, हमने चार्ट बनाया था। मैंने कहा देखो, जब हम डॉक्यूमेंट करेंगे ना तो सिर्फ प्लान को डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे। अब हम अच्छे बन गए हैं, हम सबको साथ लेके चलेंगे, यानी हम ऑडिट स्ट्रेटेजी को भी डॉक्यूमेंट करेंगे, ऑडिट प्लान को भी डॉक्यूमेंट करेंगे, एंड चेंजेस इन द ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान, इनको भी डॉक्यूमेंट करके चलेंगे। क्या ये बात समझ आती है। हाँ सर। सर स्ट्रेटेजी क्या है, मैंने डिसाइड किया एज अ सीए स्टूडेंट मैं रैंक लेके आऊंगा, मैंने डिसाइड किया एज अ सीए स्टूडेंट मैं बोथ ग्रुप्स पास करूंगा, मैंने डिसाइड किया एज अ सीए स्टूडेंट मैं सिर्फ सिंगल ग्रुप पास करूंगा। ये मेरी स्ट्रेटेजी है। सो इट इज नथिंग बट अ की डिसीजन। तो अब वो जो डिसीजन है, दिस इज इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ये नेसेसरी है कि अगर मुझे अपना टारगेट अचीव करना है तो मैं अपनी स्टडीज को प्लान करके चलूं। भावना समझना, समझ गए सर। प्लस मुझे अपनी एंगेजमेंट टीम को भी बताना पड़ेगा कि ये प्लान मेरे को साथ में अचीव करके चलो। तो ऑडिट स्ट्रेटेजी इज नथिंग बट अ रिकॉर्ड ऑफ की डिसीजंस। इसको अचीव करने के लिए प्लानिंग जरूरी है और अकेले अकेले नहीं करेंगे, एंगेजमेंट टीम को साथ लेके चलेंगे। क्लियर है, क्लियर है सर। अच्छा, ऑडिट प्लान क्या है, ऑलरेडी डिस्कस्ड, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रैप, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फैप। अच्छा, जो डॉक्यूमेंटेशन है, क्या ये कोई रिव्यू भी करेगा। हाँ सर। क्या ये कोई अप्रूव भी करेगा। हाँ, पर ऐसा क्यों, ध्यान से समझना। आप अभी सोच रहे हो कि आप क्या ऑडिट प्रोसीजर करने वाले हो, तो ऑडिट प्रोसीजर या काम खराब करने के बाद रिव्यू होना चाहिए, काम खराब करने से पहले ही कोई चेक कर ले कि हम काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं। सर पहले ही कोई चेक कर ले। तो यही बोल रहा हूं कि जो आप ऑडिट प्रोसीजर करने वाले हो, बेटर है ना कोई पहले ही आके चेक कर ले। सो इट सेज इट शुड बी रिव्यूड एंड अप्रूव्ड बिफोर परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स। प्लस सारा काम हम खुद नहीं करेंगे, असिस्टेंट से करवाएंगे। अब काम करवाने की बारी है, राइट सर। तो ये कहता है आप ऑडिट प्रोग्राम बनाओ जिसमें आप इंस्ट्रक्शंस दो अपने सामने वाले को, प्लस आप इसकी एक चेकलिस्ट भी बना के चलेंगे। तो ये 2 एग्जांपल्स होते हैं, एक ही बात होती है, ऑडिट प्रोग्राम बोल दो या चेकलिस्ट, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। एंड लास्ट पार्ट इज चेंजेस टू द ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। तो जो भी आपके चेंजेस हैं उनको डॉक्यूमेंट कर लेना, और जो आपके रीजंस है फॉर चेंजेस उनको डॉक्यूमेंट कर लेना, एंड जो फाइनल आपका ऑडिट प्लान और स्ट्रेटेजी बन के है वो डॉक्यूमेंट करके चलोगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। बिकॉज यहां पे थोड़ा कचरम पचरम हो जाता है तो हमने इसके नोट्स बना लिए थे, तो अब थोड़ा सा काम डाउन हो गया। ठीक है बेबी, काम डाउन। गॉट इट सर। अब सवाल आता है सर, ऑडिटर की डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट क्या बनेगा। यानी ऑडिटर कई सारी एक्टिविटीज को प्लान करके चलता है, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट क्या बनेगा। तो धीरे धीरे चलते हैं। सबसे पहले तो ऑडिटर अंदर आया, ठीक है, अंदर कैसे आया, प्लानिंग तो करेगा ना, एक बार अंदर तो घुसे, तो उसको एक्सेस चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, एक्सेस चाहिए। तो उसने क्या लिया, एक्सेस लेटर। मैंने कहा वेरी गुड। अब अगर एक्सेस नहीं मिल रही, ठीक है, अंदर तो घुस आया बट डॉक्यूमेंट्स की एक्सेस नहीं मिल रही, किन 2 के पास जाएगा सर, एक तो की डिसीजन मेकर्स, एक मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। कम ऑन, एक तो की डिसीजन मेकर्स, एक मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। सर की डिसीजन मेकर्स वाला पॉइंट क्या है, समरी ऑफ डिस्कशंस विद द की डिसीजन मेकर्स, मतलब उनके साथ डिस्कस करो कि भाई हमको एक्सेस नहीं दे रहे। दूसरा पॉइंट, मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, अदर कम्युनिकेशंस विद मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। क्लियर है, क्लियर है सर। तो पहला पॉइंट एक्सेस लेटर, दूसरा आ गया कम्युनिकेशन विद की डिसीजन मेकर, फिर डिस्कशन विद मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। जब इन दोनों काम नहीं आए, जब ये दोनों काम नहीं आए, तो किसने हमारी जान बचाई, ऑडिट कमेटी। किसने हमारी जान बचाई, ऑडिट कमेटी। सर ऑडिट कमेटी ने क्या दिया, प्री अप्रूवल ऑफ सर्विसेज। जो ऑडिट कमेटी है उसने हमको क्या दिया, प्री अप्रूवल ऑफ सर्विसेज। जब ऑडिट कमेटी ने हमारी मदद की तो हमने 2-2 रिपोर्ट्स दी। जब ऑडिट कमेटी ने हमारी मदद करी तो हमको 2-2 रिपोर्ट्स मिली। सर 2-2 रिपोर्ट्स कौन सी दी हमने, ऑडिट रिपोर्ट और अदर रिपोर्ट्स। हमने खुश होकर अदर रिपोर्ट दे दी। क्या पूरा का पूरा फ्लो क्लियर है। जल्दी से चैट बॉक्स में डन डना डन डन, सारे बच्चे चैट बॉक्स में डन डना डन डन। भले ही कितना बड़ा चैप्टर हो, हम उसको छोटा करके फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। क्लियर है बॉस, जल्दी से बताइए। चलेंगे आगे, चलेंगे। बस ये आखिरी सांसें ले रहा है, बस ये चैप्टर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा,
अब इसमें कुछ नहीं बचा, 3 पेज गिन चुना के देखो भाई, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अनलेस डन। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फटाफट निपटा देंगे। आ जाओ मेरे साथ, भाई आया है, सब करा के जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। चलो अब आ जाता है लास्ट फेज ऑफ ऑडिट, प्लानिंग। सर पहला फेज क्या था? प्लानिंग, फिर स्ट्रेटेजी, अब आ गया प्रोग्राम। प्रोग्राम का क्या मतलब है? आपने सामने वाले से काम कराना है, यानी आपने सामने वाले को क्या बताना है, क्या प्रोसीजर्स हैं जो उसने अप्लाई करने टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। क्यों अप्लाई करने? फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एविडेंस। सर एविडेंस से क्या होगा? एक ऑडिटर अपना ओपिनियन बनाएगा, एक ऑडिटर अपना ओपिनियन बनाएगा। तो ये आपने बस सिंपल सी बात करनी है। वेरिफिकेशन, प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स उसने क्यों अप्लाई करने? फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ताकि उसको एविडेंस मिल पाए और उस एविडेंस पे हम अपना ओपिनियन निकाल पाए। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब आता है सर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कम ऑन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। आरटीपी नवंबर 19, आरटीपी नवंबर 22। ठीक है, तो सबसे पहले सर एक बात बताओ, हम स्टार्ट कहां से करें? मैंने कहा वहीं से जहां से आपने अपनी ऑडिट स्ट्रेटेजी स्टार्ट करी, वहीं से जहां से हमने अपनी ऑडिट स्ट्रेटेजी स्टार्ट करी, स्कोप से। देखो जहां हमको स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया ना, एंड तक हम पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले बताओ ऑडिट प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होगा? सर जहां से हमारी ऑडिट स्ट्रेटेजी स्टार्ट हुई, स्कोप से स्टार्ट करेंगे। स्कोप का क्या मतलब है? हमारे ऑडिट का स्कोप क्या है? सो वी नीड टू, जब भी ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे हमको स्कोप के अंदर रहना है, हमको अपने स्कोप के अंदर रहना है। स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द असाइनमेंट। समझ आ गया सर? अब स्कोप क्या है सर? ऑडिट करना है, यानी हमको अपना ऑडिट का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। तो जूनियर्स को बताओ द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स फॉर ईच एरिया। हर एरिया में क्या क्या ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स हैं हमने उनको बता दिए। ठीक है सर, ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स फॉर ईच एरिया एंड सफिशिएंट डिटेल्स विच सर्व एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब हमने उनको क्या क्या बताया कि ऑडिट प्रोसीजर करके आना। क्या बताया था उनको? ऑडिट प्रोसीजर करके आना। क्या एमई प्रोसीजर करेंगे या बेस्ट ऑडिट प्रोसीजर करेंगे? जल्दी से बताओ, एमई प्रोसीजर करेंगे या बेस्ट ऑडिट प्रोसीजर? सर वही ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे विच आर यूजफुल। कम ऑन, ओनली एंड ओनली दोस प्रोसीजर्स विच आर यूजफुल। तो हम यहां पे सारे प्रोसीजर्स करने नहीं बैठे, देखो इतना टाइम है नहीं, मतलब आपको भी घर जाना है, मेरे को भी घर जाना, चाय पीनी है, बिस्कुट खाना है, सब खाना है, तो सारे प्रोसीजर्स तो नहीं कर सकते, सिर्फ यूजफुल वाले करेंगे। शाबाश सर। अब इसके बाद प्रोसीजर करके क्या मिलता है? मैं मंदिर जाता हूं, पूजा करता हूं, क्या मिलता है? प्रसाद मिलता है। ऑडिटर को प्रोसीजर करके क्या मिलता है? सर एविडेंस मिलता है। हमको एविडेंस मिलता है, तो एविडेंस भी बेस्ट ही लाएंगे। हम सीए स्टूडेंट्स हैं सर, हम बेस्ट मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है, तो हम ऑडिटर हैं, हम ऑडिट प्रोसीजर करके बेस्ट एविडेंस लेके आएंगे। तो ये कहता है जब आप एविडेंस लाओ तो वो लाओ जो बेसिकली अवेलेबल हो, और अवेलेबिलिटी में से जो बेस्ट लगे ना उठा के ले आना। ठीक है, बेस्ट एविडेंस, ताकि आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिल जाए। क्या ये पांचों पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर। हम रहेंगे स्कोप और लिमिटेशन के अंदर, सामने वाले को गाइड करेंगे व्हाट आर द ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म, वही प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे जो यूजफुल है। उनसे क्या मिलेगा? एविडेंस। एविडेंस के बारे में क्या पॉइंट था? जो एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल है, एंड आइडेंटिफाई द बेस्ट एविडेंस अवेलेबल। क्या क्लियर है यहां तक? जल्दी से बताओ। ऑल गुड? डन डना डन डन? टाइप इन द चैट बॉक्स DDD इफ दीज पॉइंट्स आर क्लियर। यहां भी आपके 5 नंबर हो गए। शाबाश शाबाश शाबाश, वेल प्लेड वेल प्लेड वेल प्लेड वेल प्लेड, वेरी वेरी गुड। चलो सर, चलो सर, चलो सर, चलो। अब बड़ा चुटकू पुटकू सा टॉपिक आ गया है सर। क्या? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जिंदगी बीत गई, बस ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ही पूछते रहते हैं। कैसे कैसे, मतलब सीए बनने वाले हैं और ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ खेल रहे हैं। क्या बोले यार इनको? अब ध्यान से समझना सर, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम क्या है? मैंने कहा बड़ा सिंपल गेम है, बड़ा सिंपल गेम है। आपने बस क्या करना है ना, ऑडिट प्रोग्राम में आप क्या देते हो? इंस्ट्रक्शंस। किसको? असिस्टेंट को। तो सबसे पहले तो सिलेक्ट करके ले आओ असिस्टेंट्स जो केपेबल है, ताकि उनको सब चीजें समझ आए और वो बढ़िया काम करें। ठीक है सर। फिर उसको क्या देंगे? टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, क्या दिया? टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिए तो उसको टोटल पर्सपेक्टिव पता चल गया कि उसने काम क्या करना है। हाँ सर, उससे उसको टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ वर्क पता चल गया। इससे फायदा क्या है? अब कुछ भी छूटेगा नहीं। बोलो मेरे साथ, अब कुछ भी
छूटेगा नहीं। यानी जो भी हमारे पास रहता था डेंजर ऑफ इग्नोरिंग एंड ओवरलुकिंग बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, ये अब नहीं रहेगा। दिस डेंजर विल बी सिग्निफिकेंटली लेस। प्लस क्या मैं इस पे उसका साइन लूंगा? क्या मैं ऑडिट प्रोग्राम पे सामने वाले बंदे का साइन लूंगा? हां सर लूंगा। क्यों लूंगा? ताकि मैं उसकी अकाउंटेबिलिटी सेट कर सकूं। बोलो मेरे साथ, ताकि मैं उसकी अकाउंटेबिलिटी सेट कर सकूं, मैं उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकूं। सिग्नेचर ऑन द प्रोग्राम टू मेक श्योर ही इज एक्सेप्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क। बस यही 5 पॉइंट आपने दोहराने, मेरे साथ वापस दोहरा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले तो सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर असिस्टेंट्स, केपेबल असिस्टेंट्स। उन असिस्टेंट्स को आप दोगे टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। उस इंस्ट्रक्शन से उसको क्या मिलेगा? टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ वर्क। यानी जो डेंजर था ऑफ ओवरलुकिंग एंड इग्नोरिंग द प्रोसीजर्स, वो डेंजर हमने सिग्निफिकेंटली लेस कर दिया। एंड लास्ट में हम उससे साइन ले लेंगे। लास्ट में हम उससे साइन ले लेंगे, यानी हमने उससे साइन लेके उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया। डन डनाडन डन सर। चलो अब आती है बात डिसएडवांटेजेस। इसमें तो बस आपने ये टेबल याद रखनी है। मैकेनिकल, रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। तो सर इससे क्या होता है? इनएफिशिएंट छुप जाते हैं, एफिशिएंट मर जाते हैं। कम ऑन, इनएफिशिएंट छुप जाते हैं, एफिशिएंट मर जाते हैं। सर इसका क्या मतलब था? सारा का सारा वर्क मैकेनिकल हो जाता है। मैकेनिकल का सिनोनिम है रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। तो जो इनएफिशिएंट है उन्होंने तो शेल्टर ले लिया, जो इनएफिशिएंट है उन्होंने तो शेल्टर ले लिया, और जो एफिशिएंट हैं वो बेचारे मर गए। यानी आपने उनके इनिशिएटिव की बैंड बजा दी, आपने उनका इनिशिएटिव किल कर दिया कि भाई तुमको सारी बातें तो हम बता ही रहे हैं, तो फिर तुम अपना दिमाग क्यों ही लगाओगे? तो एफिशिएंट करे भाड़ में जाए मेरा एफिशिएंसी, जैसा तुम कहोगे वैसा ही कर देंगे। अब छोटे छोटे टॉपिक सारे ध्यान से समझ के चलना, एक जैसे हैं। ये वाला और ये वाला टॉपिक तो डिट्टो सेम है, पता नहीं आईसीआई ने अलग अलग क्यों दे रखा है, मुझे तो इन लोगों का समझ ही नहीं आता, बट ठीक है अपन कर लेते हैं। देखो क्या कहता है, कहता है सब बिजनेस के लिए एक ऑडिट प्रोग्राम नहीं बना सकते। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सब अलग अलग है, बिजनेस अलग है, ठीक है, उनके इंटरनल कंट्रोल अलग अलग हैं, प्लस उनकी सर्विसेज अलग अलग है। मतलब एज अ ऑडिटर मेरे को उनकी सर्विसेज अलग अलग हो सकती है, ठीक है। 3 चीजें क्या अलग है? बिजनेस अलग है, उनके इंटरनल कंट्रोल अलग है, एज अ ऑडिटर जो मुझे उनको सर्विसेज देनी है वो अलग अलग है। क्योंकि ये तीनों चीजें अलग अलग है, एक ही ऑडिट प्रोग्राम सबके लिए प्रैक्टिकेबल नहीं है। कम ऑन, क्योंकि तीनों चीजें अलग अलग है। 3 चीजें जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ कौन कौन सी अलग अलग है। मुझे पता है आधे बच्चे तो थक गए, बाकी आधे बच्चे पास होने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं सब पास हो जाएं, तो थकावट वालों को भी ले आते अपने साथ। सारे बच्चे बताओ 3 चीजें क्या अलग अलग है। मैंने क्या बोला अभी? शाहरुख खान की नई पिक्चर जवान आने वाली है, कब आ रही है? 7 सितंबर को। ये याद है, जो बोला अभी वो याद नहीं है, ठीक है। फटाफट बताओ क्या 3 चीजें अलग अलग है। वेरी गुड, एक तो नाम इतना टफ है और सबसे पहले जवाब दे देते हैं। प्राची, वसंता, वेरी वेरी गुड। लड़कियां ही सबसे आगे हैं, लड़के पता नहीं पीछे पीछे आते रहते हैं। रुको रुको सर हम भी आ रहे हैं। बिजनेस अलग है, उनके इंटरनल कंट्रोल अलग है, और एज अ ऑडिटर जो मुझे उनको सर्विसेज देनी है वो भी अलग है। ये 3 चीजें अलग हैं, यानी नेचर, साइज एंड कॉम्पोजिशन, इसको अपन बोलते हैं साइको। नेचर कैसी है बिजनेसेस की? साइको। सो नेचर, साइज एंड कॉम्पोजिशन अलग अलग है, बिजनेसेस की इंटरनल कंट्रोल अलग अलग है, एज अ ऑडिटर जो मुझे सर्विसेज देनी है वो अलग अलग है। तो क्या सबका ऑडिट प्रोग्राम सेम हो सकता है? मैंने कहा नहीं, सबका ऑडिट प्रोग्राम भी अलग अलग होगा। तो अब आपने क्या करना है, आपने डिटेल में बताना है कि क्या सामने वाले ने नेचर ऑफ वर्क करना है। बेसिक वर्क तो एटलीस्ट उसको बता दो, सो दैट नो टाइम इज वेस्टेड ऑन द मैटर्स नॉट पर्टेनिंग टू द एंगेजमेंट एंड स्पेशल केयर कैन बी टेकन ऑफ। स्पेशल मैटर कैन बी टेकन केयर ऑफ। हाँ पता नहीं क्या है, वो टंग ट्विस्टर हो गया, ठीक है। तो लास्ट लाइन एक बार रीड करके चल लेना। अब आता है सर अगला सवाल, जो असिस्टेंट है क्या वो वही काम करे जो मैंने उसको बोला है, या वो अपना दिमाग चला सकता है? ऑब्वियस सी बात है सर, उसको खुले दिमाग के साथ जाना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है ना, खुले दिमाग के साथ जाना चाहिए। तो पहला जो लाइन है, क्या ये ऊपर वाली से सेम है? जल्दी से बताओ, क्या ये ऊपर वाली से सेम है? नेचर, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ बिजनेस, इंटरनल कंट्रोल, स्कोप ऑफ वर्क ऑफ द ऑडिटर, इज इट सेम? द आंसर इज यस। किसी को बताना मत, मैं सिर्फ तुमको बता रहा हूं, ये हमारे बीच में रहनी चाहिए बात, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो अपन ने सेम सेम उठा लिया, आधा आंसर तो हो गया, ठीक है सर। दूसरी बात आप उसको बोलो कुछ चीजें वो एड ऑन कर ले, कुछ चीजों को वो माइनस कर ले, कुछ चीजें वो एक्स्ट्रा कर ले, कुछ चीजों को माइनस कर ले। यानी जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस मिलता है, हम उसको मिनिमम काम तो बता देंगे जो उसने करना है, उसके साथ साथ उसको जैसे जैसे एक्सपीरियंस मिलता है और उसको लगता है कि यार ये चीज को भी इंक्लूड करके चलना है, तो वो प्रोग्राम को ऑल्टर करके एडिशनल चीजों को इंक्लूड कर सकता है। प्लस
अगर उसको लगता है कोई ओरिजिनल काम अननेसेसरी है तो उसको ड्रॉप कर दे, तो कुछ ऐड कर दे कुछ लेस कर दे, बट मिनिमम काम हम उसको बता देंगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे जो भी उसको सिग्निफिकेंट चीजें मिलती हैं, अकेले अकेले परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए सीनियर्स बैठे हैं, पार्टनर्स बैठे हैं और फर्म के प्रोप्राइटर बैठे हैं, वो संभाल लेंगे। वापस एक बार रिवाइज करा दूं? हाँ सर करा दूं। बिजनेस वाली बात, इंटरनल कंट्रोल वाली बात, और कौन सी तीसरी बात थी? ऑडिटर के स्कोप की बात। फिर इन्होंने कहा हम उसको मिनिमम काम बता देंगे, इतना करके आना बाबू, ठीक है। तुमको लगता है एक्सपीरियंस गेन करके कुछ एडिशनल करना, कर लेना। तुमको लगता है कुछ अननेसेसरी है, उसको मत करना। बट तुमको कुछ सिग्निफिकेंट मैटर मिले तो वो सीनियर्स और पार्टनर्स को बता देना, काम चल जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। अब आता है सर लास्ट पॉइंट, ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड द ऑडिट एविडेंस। इसमें हमें बस सेल्स वाला पॉइंट ध्यान रखना है। सर सेल्स, मान लो किसी एंटिटी ने सेल्स करी, तो उसके केस में आप क्या देखोगे? उसका इनवॉइस क्या है, इनवॉइस के अंदर क्या लिखा होता है? प्राइस होती है। मैंने कहा वेरी गुड। अब ये जो प्राइस लिस्ट है, इसके बाद सर क्या होगा? इसके बाद आपको गुड्स भेजनी पड़ेंगी। क्या डायरेक्टली सामने वाले के पास पहुंच जाएंगी? नहीं, उनको गोडाउन से निकालना पड़ेगा। गोडाउन से निकालने के लिए ऑथराइजेशन चाहिए, तो इन्होंने कहा इन्वेंट्री इशू रिकॉर्ड, सेल्स मैनेजर की ऑथराइजेशन। अब जब सामने वाले को मिल गई तो वो आपको एक्नॉलेजमेंट देगा और पेमेंट कर देगा। क्या ये सेल्स का पूरा प्रोसेस क्लियर है? हाँ सर। और यहां आपकी चैप्टर 2 ऑडिट प्लानिंग की रिवीजन हो गई। स्टडी मटेरियल उठा लेना, ठीक है, मजा आ जाएगा। सारे टॉपिक्स डन 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 डन। अब सारे बच्चे मुझे बस एक कमिटमेंट करो। वैसे तो आज हमारा ऑडिट का टारगेट ही था कि आप ये चैप्टर नंबर 2 ऑडिट प्लानिंग करके आएंगे, तो मुझे लगता है आपको और ज्यादा मजा आया होगा जब आपने सेल्फ रिवाइज भी कर लिया, क्लास में भी मेरे साथ सीख लिया और अब मेरे साथ बैठ के भी रिवाइज कर लिया। 3 बार रिवीजन एक ही दिन में, इससे अच्छा ऑफर और कहां मिलेगा? ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड द रिवीजन, मजा आया। एंड एज आई ऑलवेज से, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल unless it is done। ठीक है। so thanks a lot for attending the revision। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे अपने अटेंडेंस लगाई। यूं ही खुशी खुशी मन लगा के पढ़ते रहिए, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से करो ना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करो ना, क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियोस और गाइडेंस आती रहेंगी। एंजॉय योर डे। बाय 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 बाय।